हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज की ये वीडियो रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, जो कि एग्ज़ाम आपका टोटल 246 डिफरेंट वैकेंसीज़ के लिए कंडक्ट हो रहा है। ये वैकेंसीज आपकी ऑल ओवर इंडिया के लिए हैं एंड एग्ज़ाम जो है वह आपका अप्रैल 2025 में कंडक्ट हो सकता है। ये पर्टिकुलर सीरीज़ हमारे चैनल पे नई सीरीज़ है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है, उसके मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट किए जाएंगे। आज की जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कस करूँगा। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, ह्यूमन अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपके ग्रीन हाइलाइटेड बॉक्सेस में आपको यहाँ सिलेबस में दिख रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सिलेबस रहने वाला है। इसमें आपका फार्माकोपिया एंड लिमिट टेस्ट भी थे, जो कि हमने ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पार्ट में कवर कर लिए हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आपको जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, मेजर इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स, एमेटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही मैंने सप्लीमेंटेड एक टेबुलर फॉर्म में सारा का सारा डाटा ऐड किया हुआ है एट द एंड ऑफ द पीडीएफ। उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी आपकी क्विक रिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द एजेंट्स विच डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ व्हेन अप्लाई टू देयर आउटर सरफेस। ऐसे एजेंट्स जो कि टीथ में हाइपर सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर देते हैं जब उनको आउटर सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। ये इन एजेंट्स को कहा जाता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं? इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा स्ट्रोंटियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा जिंक क्लोराइड ये भी आपका डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो भी सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंटी कैरीज एजेंट। एंटी कैरीज एजेंट क्या रहते हैं? ये बेसिकली एक टाइप का डिजीज, जो डेंटल कैरीज या टूथ डिके होता है, वो एक टाइप का डिजीज होता है टीथ का, ठीक है, टीथ का डिजीज है, ठीक है। क्या? डेंटल कैरीज मीन्स दांतों में कीड़ा लग जाता है जो, ठीक है। ये आपका कोज होता है जो एसिड प्रोड्यूस होता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उसकी वजह से डेंटल कैरीज जो है वो होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, कौन कौन से एग्जांपल्स आपके एंटी कैरीज एजेंट में आते हैं। इसमें आपका एक आता है सोडियम फ्लोराइड इसमें आएगा, एंड स्टेनस फ्लोराइड, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको एंटी कैरीज एजेंट में याद रखने हैं। डेंटिफ्राइसिस ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी डेफिनेशन पे पूछा जाता है। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके टूथब्रश के साथ यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली आपके पेस्ट रहते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट जो है वो आपके डेंटिफ्राइसिस में आते हैं, जो कि टीथ के सरफेस को क्लीन करने के लिए एंड पॉलिशेबल बनाने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपके कौन कौन से एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली एग्जांपल्स। इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ किया जाएगा, देन आपका डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट इसमें यूज़ किया जाएगा, देन कैल्शियम फॉस्फेट अलॉन ये आपका यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है वो इसमें यूज़ किया जाएगा। देन आपका दिया गया है डेंटल सीमेंट्स। डेंटल सीमेंट्स आपके यूज़ किए जाते हैं, ये आपके टेम्परेरीली कवर करते हैं, प्रोटेक्शन मीन्स बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके टीथ्स को, जो कि ऑपरेशन में जाने के लिए, ठीक है। टीथ्स को प्रोटेक्ट करेंगे, बेसिकली ये आपके पेस्ट की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, जो कि टीथ के ऊपर अप्लाई किया जाता है एंड वो आपका सॉलिडिफाई हो जाता है बाद में, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है। डेंटल सीमेंट्स का आपका एक यूज़ ये भी होता है कि जैसे
आपके टीथ का सैंपल लेना है कि कैसा उनकी एनाटॉमी कैसी है, कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए वहाँ पे पेस्ट किया जाता है। सो उस केस में भी आपके डेंटल सीमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एंड इसके अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आपका गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, ठीक है। गोल्ड के दांत या सिल्वर के दांत वो आपके परमानेंट फिलिंग्स में यूज़ किए जाते हैं एज अ डेंटल सीमेंट। तो ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सारी की सारी कैटेगरीज एटलीस्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड एग्जांपल्स आपको बताना चाहिए। आने वाले क्वेश्चंस में हम एग्जांपल्स के ऊपर भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स यूज टू इंक्रीज द एसिडिटी आर नोन एज। ऐसे ड्रग्स जो कि एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एसिडिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दीज आर नोन एज एसिडिफायर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं पे एंटासिड्स की बात करूँ तो ये आपके वो एजेंट्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं? HCl को, जो आपका एसिड रहता है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। देन आते हैं आपके कैथार्टिक्स। तो कैथार्टिक्स क्या होते हैं? ये आपके वो ड्रग्स हैं जो कि आपके स्टमक को एम्प्टी करने के लिए हेल्प करते हैं, स्टमक एम्प्टिंग में हेल्प करते हैं, या फिर आप कहेंगे डेफिकेशन, ठीक है, उसके लिए आपके यूज़ किए जाते हैं। देन आते हैं आपके एंटी माइक्रोबियल्स। सो एंटी माइक्रोबियल्स आपके एक ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो कि आपके बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट या फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो इनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टमिक एंटासिड्स इंक्लूड। सिस्टमिक एंटासिड के एग्जाम्पल इनमें से कौन से हैं? तो आपके जो एंटा एसिड्स हैं, सिंपली एंटासिड, ये आपके दो टाइप्स के रहते हैं। एक आपके आगे सिस्टमिक एंटासिड, जिनको अब्जॉर्बेबल एंटासिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। दूसरे आपके रहते हैं नॉन सिस्टमिक। कौन से रहते हैं? नॉन सिस्टमिक, जो कि आपके रहते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है? जो आपके सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, ये आपके नाम से क्लियर हो रहा है कि ये आपके ईजिली अब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड सिस्टमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्टरेशन प्रोड्यूस करने के कैपेबल होते हैं, ठीक है। या फिर अल्कलोसिस की अगर आप बात करेंगे, अल्कलोसिस, तो अल्कलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सिस्टमिक एंटासिड्स एंड इनमें आपका एग्जांपल आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। वहीं पे जो नॉन अब्जॉर्बेबल सिस्टमिक एंटासिड्स रहते हैं, ये आपके एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल तक नहीं होती है एंड इनका सिस्टमिक इफेक्ट भी एप्रिशिएबल नहीं होता है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? तो इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, एल्युमिनियम सॉल्ट्स आ जाते हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट, ये सारे आपके नॉन अब्जॉर्बेबल एंटासिड्स में रहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोक्यूसेट्स आर। तो डोक्यूसेट्स क्या है? डोक्यूसेट्स बेसिकली आपके लेक्सेटिव्स रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है। देन अदर एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे कि आपका बल्क फॉर्मिंग एजेंट हो गया। सो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स जो हैं, ये आपके हाई फाइबर वाले रहते हैं एंड ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं ताकि बल्क जो है वो इंक्रीज हो जाए, आपके स्टूल का बल्क जो है वो आपका इंक्रीज हो जाए एंड वो इजीली रिमूव हो जाए। सो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स में आपके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? इसमें आपका एक सीलियम आ जाता है, सीलियम। देन इसमें आपका मिथाइल सेलुलोस आ जाता है, मिथाइल सेलुलोस एग्जाम्पल जो है वो इसमें आ जाता है। स्टूल सॉफ्टनर की बात करूं तो एक तो आपका डोक्यूसेट आ गया, इसके अलावा आपका लिक्विड पैराफिन जो है वो इसमें आपका यूज़ किया जाता है। देन स्टिमुलेंट परगेटिव की बात करूं सो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है सेना, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेना जो है ये आपका स्टिमुलेंट परगेटिव है। इसके अलावा कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका कैस्टर ऑयल हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका कैस्टर ऑयल हो गया, ये भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव है।
एज वेल एज सोडियम पिकोसल्फेट। सोडियम पिकोसल्फेट ये भी आपका स्टिमुलेंट परगेटिव है। देन आता है आपका ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक परगेटिव में आपके मैग्नीशियम सॉल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। ये आपके इसमें यूज़ किए जाएंगे। वैसे ही आपके सोडियम सॉल्ट्स रहेंगे, जैसे कि आपका सोडियम सल्फेट हो गया एंड सोडियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है। ये आपके किस में रहेंगे? ऑस्मोटिक परगेटिव कैटेगरी में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो इनमें से कौन से रहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड अगर आपकी स्टैटिक टर्म है, स्टैटिक मीन्स रुकना एंड साइड मीन्स आपका किल करना। तो यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, जर्मीसाइड्स। जर्मीसाइड्स मीन्स आपके ऐसे एजेंट या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस से कर सकते हैं, आइदर आपका ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है, आइदर ऑक्सीडेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर प्रोटोप्लाज्म के थ्रू, या फिर बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, या फिर आपकी जो बैक्टीरियल एंजाइम्स रहते हैं उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं जर्मिसाइड्स। यहीं पे अगर मैं एंटीसेप्टिक्स की बात करूँ तो एंटीसेप्टिक्स जो हैं ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रहती है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये आपके लिविंग सेल्स पे भी या लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, मीन्स आपके ह्यूमंस में भी इनका यूज़ हो सकता है। देन आते हैं आपके बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, स्टैटिक मीन्स रोकना, तो बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, स्टॉप और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देन आती है आपकी स्टरलाइजेशन टर्म। तो स्टरलाइजेशन क्या है? तो स्टरलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसे मेथड्स रहते हैं जिसके थ्रू हम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उनको किल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टरलाइजेशन आता है। इसमें डिफरेंट आपके मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल मेथड से या गैस से स्टरलाइजेशन। तो डिफरेंट आपकी वेराइटीज ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड इसमें रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट एक सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, स्टरलाइजेशन पार्ट को पूरा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोविडोन आयोडीन कंटेन्स। तो पोविडोन आयोडीन जो है ये क्या कंटेन करता है? सो पोविडोन आयोडीन में आपकी आयोडीन I2 जो है वो प्रेजेंट होती है, कितनी क्वांटिटी में? 9 to 12% आयोडीन जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली जो आपका आयोडीन या फिर डिफरेंट आयोडीन प्रिपरेशंस हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन आयोडीन की रहती है या पोटेशियम आयोडाइड की रहती है। तो इसको मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका एक्वस आयोडीन है, ठीक है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है जिसको लिगोल्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें आपका 5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन रहती है एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड रहता है। सो ये कंपोजिशन है आपकी एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन की। यहीं पे अगर मैं वीक आयोडीन सॉल्यूशन की बात करूं, वीक आयोडीन सॉल्यूशन की, तो इसमें आपका 2% जो है वो आपका आयोडीन रहता है एंड 2.5% जो है वो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है। देन इसके बाद अदर फॉर्म की बात करूँ, जैसे कि आपका स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। तो स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन में आपका 10% आयोडीन रहता है, कितना परसेंट? 10%, एंड 6% जो है वो आपका पोटेशियम आयोडाइड रहता है। देन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसकी इसमें क्या क्या कंपोजिशन रहती है? तो इसमें आपका 2% जो है वो आपका आयोडीन रहेगा एंड 2.4% जो है पोटेशियम आयोडाइड रहेगा। तो ये आपकी डिफरेंट प्रिपरेशंस रहती हैं आयोडीन की, इसमें कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। पोविडोन आयोडीन काफ़ी बार पूछा गया है एंड अदर भी आप जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Stomach irritant expectorants which produce their effect through stimulation of gastric reflexes are, तो ऐसे स्टमक इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट्स जो कि अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट करके, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेंट्स आर नोन एज सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाता है। तो इसमें आपका इपेकाक जो है, इपेकाक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट एज वेल एज सेनेगा जो है ये भी आपका सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट है। यहीं पे अगर मैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट की बात करूं, सो ये एक्सपेक्टोरेंट क्या रहते हैं, सो ये आपके जो सिक्रीटरी सेल्स रहते हैं आपकी बॉडी में, सिक्रीटरी सेल्स जो रहते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट मेथड से ये स्टिमुलेशन की जाती है, ठीक है। एंड ये ड्रग्स जो हैं वो आपके सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या करेंगे, सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देंगे जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आएगा एंड स्पूटम जो है वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट रहते हैं। इसमें आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। एक तो आपको यूकैलिप्टस याद रखना है, यूकैलिप्टस, लेमन एंड अनाइज, ठीक है। सो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, ठीक है। ब्लड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं एंड अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। सो ये सब्सटेंसेस आपके कहलाते हैं हेमेटिनिक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो बेसिकली हेमेटिनिक्स क्या करते हैं, ये आपके रेड ब्लड सेल्स के नंबर को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। आरबीसीज के नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे एंड हेमोग्लोबिन जो है वो भी आपका नॉर्मल लेवल पे रहेगा, ठीक है। इसका लेवल नॉर्मल रहेगा जब ये बिलो नॉर्मल होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल अमाउंट से कम है तो उस केस में हेमेटिनिक्स जो है इसको नॉर्मल रेंज पे जो है वो ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हेमेटिनिक्स का काम रहता है। एमेटिक्स क्या है, एमेटिक्स आपके एमेसिस, ठीक है। एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही एक्सपेक्टोरेंट हमने देख लिया दो टाइप्स के। सो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या रहते हैं, सो ये वो ड्रग्स आपके रहते हैं जो कि स्पूटम को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, ठीक है। आइदर ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं स्पूटम की, या फिर उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से वो एक्सपेल आउट हो जाता है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाय कफिंग, ठीक है। सो एक्सपेक्टोरेंट्स में अगर आप एग्जांपल्स याद रखेंगे, सो एग्जांपल्स में आपका अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा एंड एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट ये आपका इसमें एक रहेगा, ठीक है। एमेटिक्स के हमने एग्जांपल्स नहीं देखे, तो एमेटिक्स में आपका एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो है, जो एक्सपेक्टोरेंट का भी एग्जांपल है, तो वो इसमें आ जाता है एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। जिसको टार्टर एमेटिक कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टार्टर एमेटिक इसे कहा जाता है एंड इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। देन आपके एस्ट्रिंजेंट्स की बात कर लेते हैं। तो एस्ट्रिंजेंट्स आपके वो कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करवाते हैं, ठीक है। दे ब्रिंग अबाउट द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन करवा देते हैं एंड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है आपके सरफेस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है बाय कंस्ट्रक्टिंग द ब्लड वेसल, ठीक है। सो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होगी, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ये काम है आपका एस्ट्रिंजेंट्स का। इनका लोकल स्टिप्टिक एक्शन रहता है, स्टिप्टिक एक्शन रहता है एंड एंटीसेप्टिक एक्शन इनका जो है वो रहता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटीडोट वर्क्स बाय प्रिवेंटिंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन। पॉइजन की अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करके कौन सा टाइप का एंटीडोट जो है वो अपना काम करता है। तो इसमें आपका मैकेनिकल एंटीडोट जो है ये आपका इसमें यूज़फुल रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें मैकेनिकल में आपका एक्टिवेटेड चारकोल आ जाएगा, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल,
ठीक है, ये आपका क्या रहता है, इट इज़ अ मैकेनिकल एंटीडोट। इसके अलावा आपके मेन 3 टाइप के एंटीडोट्स हैं, केमिकल, मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मैकेनिकल हमने देख लिया, केमिकल के बारे में देख लेते हैं। ठीक, केमिकल एंटीडोट्स क्या हैं, ये आपके पॉइज़न के नेचर को चेंज कर देंगे। ठीक है, दे बेसिकली चेंज द नेचर ऑफ पॉइज़न। ठीक है, पॉइज़न क्या कर रहा है, पॉइज़न आपका हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ कंबाइन करेगा जाकर के ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा कि उसका नेचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पॉइज़नस इफेक्ट जो है वो उसका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नेचर को ही चेंज कर देंगे, जैसे कि आपका सोडियम थायोसल्फेट हो गया, सोडियम थायोसल्फेट हो गया। ठीक है, ये आपका किस टाइप का एंटीडोट है, इट इज़ अ केमिकल एंटीडोट। ठीक है, देन थर्ड आता है आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या करते हैं, ठीक है, दे दीज आर द एंटीडोट जो कि आपके पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट कर देगा बाय प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करके, आप बोल सकते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके जो है वो पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करेगा। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट का एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपका अगर हेमोग्लोबिन को जो है वो कन्वर्ट कर देता है, हेमोग्लोबिन को कन्वर्ट करेगा मेथ हेमोग्लोबिन में, ताकि वो साइनाइड को बाइंड कर सके। ठीक है, तो ये आपके 3 मेन टाइप के एंटीडोट्स आ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the question is cryoscopic method is used to adjust. So cryoscopic method जो है वो किस चीज़ को adjust करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो cryoscopic जो है ये आपका आइसोटोनिसिटी को adjust करने के लिए एक मेथड रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेसिकली आइसोटोनिसिटी को adjust करने के लिए आपके 2 मेन क्लासेस के मेथड रहते हैं। ठीक है, आपका क्लास 1 मेथड रहेगा, क्लास 2 मेथड्स रहेंगे। क्लास 1 मेथड में आपके फर्दर 2 मेथड्स आते हैं। एक आपका आता है क्रायोस्कोपिक मेथड, दूसरा आपका आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड जो क्लास 2 है, क्लास 2 में आपके फर्दर 2 टाइप्स रहते हैं। एक आपका रहता है वाइट विंसेंट मेथड एंड दूसरा आपका रहता है स्प्राउल्स मेथड। ठीक है, स्प्राउल्स मेथड जो है ये आपका वाइट विंसेंट की ही आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक है, सो जो आपका क्रायोस्कोपिक मेथड रहता है इसमें बेसिकली जो सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उनके बेसिस पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें आपकी डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है इस पर्टिकुलर मेथड में। तो ये आपका क्वेश्चन एक बन सकता है कि किस टाइप के प्रेशर को या किस प्रॉपर्टी को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। बेसिकली इसमें आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो मेनली यूज़ जो है वो होता है। दूसरा आपका जो मेथड है वो है आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, जिसको ई वैल्यूज़ भी कहा जाता है, ई वैल्यूज़ मेथड और टॉनिसिटी इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट द पोटेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग की पोटेंसी या फिर स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा आपका रहता है वाइट विंसेंट मेथड जो कि आपका क्लास 2 में रहेगा। ठीक है, क्लास 2 मेथड में वाइट विंसेंट मेथड रहेगा। ठीक है, इस मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, जो आपका ड्रग है, ड्रग को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ ताकि उसे आइसोटोनिक बनाया जा सके। ठीक है, फिर फर्दर उसको बाद में डाइल्यूट किया जाता है आइसोटोनिक डाइल्यूटिंग एजेंट्स के साथ, जहाँ पे उसकी फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, सो ये आपका वाइट विंसेंट मेथड रहता है। सो एंड जो नेक्स्ट आपका स्प्रॉल्स मेथड है, स्प्रॉल्स मेथड। सो स्प्रॉल्स मेथड जो है ये आपका वाइट विंसेंट मेथड की ही सिंप्लीफाइड वर्जन है एंड इसमें आपका जो है वो 0.3 ग्राम 1% सॉल्यूशन का चूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, कितना ग्राम यूज़ किया जाता है एंड किस मेथड की ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप सिंपली याद कर लीजिए।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस दैट कैन बी एडेड टू बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स पीएच चेंजेस सिग्निफिकेंटली। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा दैट कैन बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। कितना? 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन में जो अमाउंट एसिड या फिर बेस का ऐड किया जाता है ताकि उसका पीएच जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, सो ये अमाउंट जो है वो क्या कहलाता है? सो दिस अमाउंट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड बफर कैपेसिटी को बेसिकली आपका इंडिकेट किया जाता है बीटा से। एंड अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूँ सो इट इज़ बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी एच। ठीक है, सो ये आपका इक्वेशन रहती है बफर कैपेसिटी की। बीटा क्या है? बीटा आपका बफर कैपेसिटी है। ठीक है, डेल्टा बी क्या है? ये आपका वो अमाउंट है एसिड या फिर बेस का जो कि ऐड किया जाएगा टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट चेंज करने के लिए जो आपका अमाउंट एसिड या फिर बेस का ऐड किया जाएगा। डेल्टा पीएच क्या है? ये आपका चेंज इन पीएच है। इट इज चेंज इन पीएच। तो ये आपकी कहलाती है बफर कैपेसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सोल्यूशन शो श्रिंकेज फिनोमिना। ठीक है, किस टाइप का सोल्यूशन जो है वो श्रिंकेज फिनोमिना जो है वो शो करेगा। सो फर्स्ट आपका दिया गया है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन मीन्स आपका जो 0.9 ग्राम ऑफ NaCl पर 100 ml, ठीक है, सॉल्वेंट में ये आपका मेंटेन करेगा। ये आपका रहेगा आइसोटोनिक। ठीक है, बेसिकली अगर परसेंटेज सिंपली पूछा जाए 0.9% NaCl जो है ये आपका आइसोटोनिक रहता है। ठीक है, सो इसमें जो आपके सॉल्यूशंस एंड रेड ब्लड सेल कंटेंट्स हैं ये आपके सेम टर्म्स पे रहेंगे। सो इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस 0.9% NaCl से कम जो वैल्यू रहेगी, जैसे कि आपका 0.2% NaCl सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा? इट विल बी अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम रहेगा। इसमें क्या रहेगा? इसमें जो आपका ब्लड सेल्स रहेंगे, अगर ब्लड सेल्स में इसको ऐड किया जाएगा तो ब्लड सेल्स जो है वो आपके स्वेल हो जाएंगे एंड इवेंचुअली वर्स्ट कर जाएंगे, मीन्स फूट जाएंगे, जिसकी वजह से हेमोग्लोबिन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा, वर्स्टिंग या फिर स्वेलिंग। वहीं पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसमें आपका 0.9% से अगर ज़्यादा है, ठीक है, वैल्यू, जैसे कि आपका अगर मैं 2% बोल दूँ, ठीक है, 2% NaCl है, तो ये आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जो आपके RBCs जो होंगे वो 2% NaCl सॉल्यूशन में फ्लोट करेंगे। ठीक है, सेल्स जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे जिसकी वजह से वाटर जो है वो आउटवर्ड फ्लो करेगा एंड रिंकल हो जाएगा। ठीक है, रिंकल या फिर क्रिनेटेड जो है वो फिनोमेना इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि हाइपरटोनिक में आपको श्रिंकेज जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का पीएच जो है वो कितना रहता है? सो सलाइवा का पीएच जो है वो आपका अराउंड 5.4 से लेकर के 7.5 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे आपके जो डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं उनका पीएच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें कुछ बॉडी फ्लूइड्स का हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना रहता है? तो इसका पीएच रहता है अराउंड 1.5 से लेकर के 3.5 तक। देन बात करूँ यूरिन का पीएच की। ठीक है, यूरिन के का पीएच जो है वो कितना रहता है? इट इज़ अराउंड 4.5 टू 8 के बीच में। एंड देन इसके बाद अगर मैं वाइल की बात करूँ, ठीक है, वाइल का पीएच कितना रहता है? इट इज़ अराउंड 6.0 से लेकर के 8.5 के बीच में, ये आपका वाइल का पीएच रहता है। देन सीमन का पीएच, ठीक है, सीमन का पीएच रहता है 7.2 से लेकर के 7.6 तक। एंड देन अगर मैं ब्लड की बात करूं सो ब्लड का पीएच कितना रहता है? ब्लड इज 7.4 से लेकर के 7.5।
वहीं पे जो आपका टीयर्स रहते हैं, टीयर्स यानी कि लैक्राइमल फ्लूइड्स, इनका पीएच कितना रहता है, इट इज़ अराउंड 7.4 के आसपास। ठीक है, आप कह सकते हैं 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में। सो ये आपके डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स हैं, पीएच के ऊपर जो है क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। सो गोइटर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है, सो इट इज़ कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका क्रेटिनिज्म कंडीशन अराइज होती है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं आयरन की, सो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है, सो आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया कॉज होता है, या फिर हेमोक्रोमेटोसिस। हेमोक्रोमेटोसिस ये कंडीशन जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। देन सोडियम की बात करूं, तो सोडियम की डेफिशिएंसी से हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया कंडीशन, एंड इम्पॉर्टेंट नाम है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज जो है वो आपका सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। देन कैल्शियम की बात करें, सो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपका रिकेट्स कोज होता है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, ठीक है, टेटेनी। सो ये डिफरेंट कंडीशन जो है वो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होती हैं। इसके अलावा एक और आपका कंस्टेंट जैसे कि फॉस्फोरस रहता है, ठीक है, फॉस्फोरस मिनरल है, तो इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो आपका कोज होता है हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया, देन रिकेट्स, देन ओस्टियोमलेशिया। सो ये आपका फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है। तो ये 5 नाम जो हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन्स डिजीज इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अभी हमने देखा कि एडिसन डिजीज जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है, सो इट इज़ कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया जो है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है, सो इट इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द माउथ वॉश एज। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आपका माउथ वॉशेज में यूज़ होता है, इसका यूज़ जो है वो क्या रहता है, सो ये इसकी आपकी एस्ट्रिंजेंट एजेंट की तरह ही एक्ट करता है, एंड ऑल्सो हाइपर सेंसिटिविटी को भी प्रिवेंट जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की हेल्प से किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट। इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो आपका डेंटल सीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन हमने देख ली थी, तो इसमें एग्जांपल है आपका जेडेनो। जिंक ऑक्साइड जो है ये आपका एज अ डेंटल सीमेंट की तरह यूज़ होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट। इनमें से सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट में आपका अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, इट इज अ सिडेटिव एक्सपेक्टोरेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेटिक आउट थ्रू लोकल इरिटेशन और गैस्ट्रिक मिकोसा इज। ठीक है, एमेटिक आउट मीन्स जो आपका एमएसएस होती है वो आपकी लोकल इरिटेशन या फिर गैस्ट्रिक मिकोसा की वजह से कॉज होती है। सो इसमें कौन सा एजेंट जो है वो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की वजह से एमएसएस कोज करवाता है, तो इसमें आपका इपेकाक यानी कि इपेकाकोन्हा एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों ही आपके एमएसएस कोज करवाते हैं थ्रू लोकल इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रासेलर फ्लूइड कंस्टिट्यूएंट। सो इंट्रासेलर फ्लूइड जो है वो कितना हमारी बॉडी में रहता है, सो इंट्रासेलर फ्लूइड जो है वो अराउंड 45 से लेकर के 50% बॉडी वेट का जो है वो इंट्रासेलर फ्लूइड रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडॉट्स एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अपोज टू दैट ऑफ पॉइजन इज नोन एज। सो ऐसे एंटीडॉट जो कि
पॉइजन के ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करके अपना एंटागोनिज्म एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज टाइप ऑफ पॉइजन्स आर नोन, दीज टाइप्स ऑफ एंटीडॉट्स आर नोन एज, तो इन्हें कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल इन साइनाइड पॉइजनिंग। इनमें से कौन सा एजेंट जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है? इसमें सोडियम नाइट्रेट, बोथ सोडियम थायोसल्फेट। इसमें आपका सोडियम थायोसल्फेट जो है ये आपका यूज होता है साइनाइड पॉइजनिंग में। बाकी जो सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट जो है वो आपका यूज किया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में, ना कि सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे ओनली ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मास्यूटिकल एड यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट एंड क्लियरिंग एजेंट इज। ऐसा फार्मास्यूटिकल एड जो कि आपका एज अ एस्ट्रिंजेंट एंड क्लियरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। दिस फार्मास्यूटिकल एड इज एलम। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कैरीज। ठीक है, कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो 1 पार्ट पर मिलियन से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एग्जांपल्स ऑफ डीसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स में डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये दोनों ही आपके जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज अ डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टार्टर एमेटिक। इनमें से टार्टर एमेटिक कौन सा है? ठीक है, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, मैग्नीशियम टार्ट्रेट। इसमें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट जो है इसी को टार्टर एमेटिक कहा जाता है। ठीक है, एंड ये आपका यूज़ किया जाता है एज अ एमेटिक, एंड इसका टेस्ट जो है वो आपका स्वीट रहता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड जो भी आपके सिनोनिम्स हैं इनकी लिस्ट मैंने आपको एट द एंड ऑफ पीडीएफ दे रखी है, तो वहाँ पे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं विद अदर जो भी आपको सिनोनिम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या रहता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट जो है वो इनमें से किसे कहा जाता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसे आपका रोशेल सॉल्ट जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रीम ऑफ टार्टर और अर्गोल। क्रीम ऑफ टार्टर या फिर अर्गोल किसे कहा जाता है? इट इज पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिगोल्स सॉल्यूशन। लिगोल सॉल्यूशन जो है वो किसे कहा जाता है? लिगोल सॉल्यूशन जो है ये आपका रहता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो आपका लिगोल सॉल्यूशन रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज्ड एज। एस्ट्रिंजेंट्स जो है इनका यूज कैसे किया जाता है? दे आर यूज्ड एज स्टिप्टिक एजेंट। ठीक है, इनका स्टिप्टिक एक्शन रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रहता है, एंड एंटी परस्पायरिंग एजेंट की तरह भी ये एक्ट करते हैं। तो ये तीनों ही एस्ट्रिंजेंट्स के यूजेज हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्लेटुलेंट, एंटी स्पास्मोडिक, सिडेटिव एंड एंटासिड। इनमें से कौन सा एजेंट है जो कि आपका एज एन एंटी फ्लेटुलेंट भी एक्ट करता है, एंटी स्पास्मोडिक भी एक्ट करता है, एज ए सिडेटिव भी एक्ट करता है, एंड एज एन एंटासिड की तरह भी एक्ट करता है? ये एजेंट आपका रहता है सिमेथिकोन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? एंटा एसिड्स, इट इज एन अल्कलाइन सब्सटेंस। ठीक है, ये आपके अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, ये तो आपकी ट्रू है। यूज फॉर इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एसिड। एसिड के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वाटर सॉल्युबल इन नेचर, तो वाटर सॉल्युबल भी आपके ये नहीं रहेंगे।
सो यहाँ पे सिर्फ आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्जर्वेबल एंटासिड। ऑब्जर्वेबल एंटासिड का एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो ऑब्जर्वेबल एंटासिड यानी कि आपके सिस्टमिक एंटासिड, हमने डेफिनेशंस में इसको डिस्कस किया था, जो एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था। तो सिस्टमिक एंटासिड जो कि आपके ऑब्जर्वेबल एंटासिड्स होते हैं, उसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज यूज एज अ प्रोटेक्टिव इन जीआईटी। जीआईटी में एज अ प्रोटेक्टिव की तरह कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका बिस्मथ सब कार्बोनेट, केओलिन, वेंटोनाइट, ये तीनों ही जो है वो आपके यूज़ होते हैं एज अ प्रोटेक्टिव इन जीआईटी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज स्ट्रॉन्ग इन एक्शन। इनमें से स्ट्रॉन्ग इन एक्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेग्जेटिव, पगेटिव एंड कैथार्टिक्स, तीनों ही आपके कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन एक्शन आपका रहता है कैथार्टिक। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू ट्रीट पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एक्लोरहाइड्रिया और हाइपोक्लोरहाइड्रियाज। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स जो कि आपके एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया, मीन्स आपका जो एसिड है वो नहीं बन रहा है या बहुत ही कम बन रहा है, तो उसके लिए किस टाइप के एजेंट्स का यूज़ जो है वो किया जाता है। तो इसमें आपका गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक में एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से एजेंट्स यूज किए जाते हैं। सो दीज आर एंटा एसिड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई इज कॉमनली सिंथेसाइज बाय द सॉल्वेयर प्रोसेस। सॉल्वेयर प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिंथेसिस किस एजेंट की होती है। सो दिस कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसे ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज बेस्ड ऑन। मैग्नीशियम कार्बोनेट का एसे जो है वो किस पे बेस्ड है। सो इट इज बेस्ड ऑन कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसे ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेस्ड ऑन। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का है आपका कंप्लेक्सोमेट्री पे, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी आपका जो है कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पे बेस्ड है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगलड्रेट इज मेड अप ऑफ। तो मेगलड्रेट जो है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो मेगलड्रेट जो है ये आपका बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज। तो फेरस सल्फेट को और किस नाम से जाना जाता है। सो फेरस सल्फेट आपका जाना जाता है विद द नेम ग्रीन विट्रॉल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट इज यूज्ड एज। सो फेरस सल्फेट का यूज जो है वो क्या है। तो फेरस सल्फेट आपका एज ए हेमेटिनिक भी यूज़ किया जाता है, मीन्स आपका डिफरेंट एनीमियाज के केस में, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो इसका यूज़ जो है वो एज अ डिसइंफेक्टेंट भी रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ विच थायराइड हार्मोन। आयोडीन जो है वो किस थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। सो आयोडीन जो है ये आपका T3 T4 इन दोनों हार्मोन्स की सिंथेसिस में यूज़ होता है। T3 का नाम आप याद रख सकते हैं, नाम भी जो है वो इसमें पूछा जा सकता है। T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स रिजल्ट इन। सो अगर थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो इनएडिक्वेटली मीन्स कम होगी तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा। सो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अगर इनएडिक्वेट कम होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर ज़्यादा होगी तो वो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स रिजल्ट्स इन।
सो अगर थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो एक्सेस में हो रही है तो दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वाटर इनसॉल्युबल एंड इज द डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिटिन। ठीक है, ये कंपाउंड आपका एक तो वाटर इनसॉल्युबल है, मीन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, एंड फेरिटिन जो कि आपकी आयरन की स्टोरेज फॉर्म रहती है उसका डिहाइड्रेटेड फॉर्म रहता है। सो दिस कंपाउंड इज हेमोसिडेरिन प्रोटीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ डैश ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज ट्रांसफरिन। सो ट्रांसफरिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में किसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है? तो ये आपका आयरन का है। ठीक है, आयरन द चीफ आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज ट्रांसफेरिन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिटिन एंड हेमोसिडेरिन आर आयरन स्टोरेज प्रोटीन्स फाउंड इन द लीवर स्प्लिन एंड। सो फेरिटिन और हेमोसिडेरिन ये दोनों ही आपकी आयरन स्टोरेज प्रोटीन्स हैं जो कि आपके लीवर में पाए जाते हैं, स्प्लिन में पाए जाते हैं, एंड तीसरा आपका बोन मैरो में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज कोज्ड बाय आयरन ओवरडोज विच इज ट्रीटेड बाय डेस्फेरोक्सामिन। ठीक है, अब आयरन ओवरडोज जो है वो किससे कोज होती है? जिसको डेस्फेरोक्सामिन से जो है वो ट्रीट किया जाता है। सो दिस वन इज आयरन टॉक्सिसिटी। ठीक है, आयरन टॉक्सिसिटी जो है वो आपकी कॉज होती है बाय आयरन ओवरडोज एंड इसको ट्रीट किया जाता है डेस्फेरोक्सामिन। तो यहाँ पे आयरन की अगर ओवरडोज होती है तो उसके लिए एंटीडोट अल्टरनेटिव क्वेश्चन ये बन सकता है एंटीडोट, सो डेस्फेरोक्सामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ हिमेटेनिक प्रिपरेशन वाइडली यूज फॉर ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, कौन सी इसमें से हिमेटेनिक प्रिपरेशन है जो कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है? सो दिस वन इज फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ डैश आर सी फूड obtained from the ocean and certain ground vegetables like baked potatoes with skin। so ये आपका सोर्सेज जो हैं ये आपके आयोडीन के रहते हैं। आयोडीन के सोर्सेज क्या क्या हैं? ये आपके सी फूड्स रहते हैं जो कि आपके कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ओशन से, एंड कुछ आपके ग्राउंड वेजिटेबल से जैसे कि पोटैटो विद स्किन। ठीक है, छिलके के साथ जो आपका आलू रहेगा उसमें, और ओशन से आपका सी फूड जो ऑब्टेन होता है वहाँ से आपको आयोडीन जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। आयरन जो है वो किसका इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है? सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी द थायराइड ग्लैंड बिकम्स एनलार्ज्ड एंड द कंडीशन इज नोन एज। ठीक है, सो आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो आपका थायराइड ग्लैंड है, मीन्स आपका नेक में आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है, तो ये आपका जो है वो एनलार्ज हो जाता है, मीन्स इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, एंड इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो दिस कंडीशन इज नोन एज गोइटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, एक अदर फॉर्म में पूछा गया था डायरेक्ट की आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज कोज होता है, दैट इज गोइटर। एंड यहाँ पे विद डेफिनेशन हमने एक अलग फॉर्म देखी। तो एक ही क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म्स में आपका कई बार देखा गया है। सो ये क्वेश्चन कुछ आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन प्रोड्यूसेस अ डीप ब्लू कलर व्हेन ट्रीटेड विद डैश एंड स्टार्च सॉल्यूशन। आयोडीन जो है ये आपका डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है जब इसको ट्रीट किया जाता है स्टार्च सॉल्यूशन के साथ में, एंड इसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, आयोडीन कब आपका डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा? जब आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च सॉल्यूशन इसके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडीशन इन विच डेफिशिएंसी ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम फाउंड इन ब्लड इज रेफर्ड एज। सो एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका जो ब्लड है उसमें आयोनाइज्ड कैल्शियम जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सो दिस कंडीशन इज नॉन एज हाइपोकैल्सीमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइट डैश इज असेंशियल। कैल्शियम की अगर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होनी है तो डाइट में किस विटामिन, कौन सा विटामिन जो है वो असेंशियल इंपॉर्टेंट रहता है? सो दिस विटामिन इज विटामिन डी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूज्ड इन द एस्से ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट के एस्से के लिए यूज किया जाता है? सो दिस मेथड इज कंप्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडिएशन हैज़ द हाइएस्ट पेनिट्रेशन पावर। किस रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाइएस्ट रहती है? सो अल्फा, बीटा एंड गामा। सो इन तीनों में से गामा रेडिएशन जो है वो इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे हाइएस्ट रहती है। देन गामा के बाद में आपकी आती है बीटा एंड बीटा के बाद में आपकी आती है अल्फा। सो ये आपका ऑर्डर रहता है पेनिट्रेशन पावर का। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। सो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट रहती है बेकरल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ऑल्सो रेडियो एक्टिविटी की जो ओल्ड यूनिट वो आपकी रहती है क्यूरी। तो अगर ऑप्शंस में अगर आपको दोनों देखने को मिलते हैं तो दोनों ही आपके जो है वो करेक्ट आंसर रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with the manufacturing and dispensing of radioactive material और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इज नोन एज। सो फार्मेसी की वो ब्रांच जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग के साथ डील करती है। सो दिस ब्रांच इज नोन एज रेडियो फार्मेसी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश इज एन एटम विच विद एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा एटम जो है वो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस के साथ रहता है? सो दिस एटम इज रेडियो आइसोटॉप। ठीक है, रेडियो आइसोटॉप जो है वो इसमें आपका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल रहता है। सो हाईली रिएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ मेथड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटॉप। रेडियो आइसोटॉप्स को प्रोड्यूस करने का मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? सो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, साइक्लोट्रॉन्स, रेडियो न्यूक्लाइड जनरेटर्स, ये तीनों आपके मेथड्स हैं रेडियो आइसोटॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये तीनों आपके करेक्ट रहेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी जो है इट इज़ नॉट वन ऑफ द मेथड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कार्बन रेडियो आइसोटॉप इज नॉट यूज। कार्बन का कौन सा रेडियो आइसोटॉप जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है? ठीक है, तो कार्बन 13 यूज़ होता है, कार्बन 12 यूज़ होता है, कार्बन 14 यूज़ होता है, लेकिन कार्बन 16 रेडियो आइसोटॉप जो है ये आपका यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज एज डायग्नोस्टिक ड्रग इन एक्सरे एग्जामिनेशन। एक्सरे एग्जामिनेशन में एज अ डायग्नोस्टिक ड्रग कौन सा यूज़ होता है? सो दिस डायग्नोस्टिक ड्रग इज वेरियम सल्फेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज इन स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक इज। सो रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज थायराइड अपटेक में किसका रहता है? सो दिस रेडियो आइसोटॉप इज आयोडीन 131। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कौन सा मिनरल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है? सो दिस मिनरल इज आयरन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसमें हमने टोटल 69 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आपको और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रीड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स ऐड किए हुए हैं। जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिलेगा। जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका जो सिलेबस मेंशन है एज पर बी फार्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं कंपाउंड से रिलेटेड उन सभी को मैंने इस टेबल फॉर्म में दे रखा है। जैसे कि आपका मेजर एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो फर्स्ट जो कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेंगे अलोंग विद द सिनोनिम्स एंड केमिकल फॉर्मूला। तो ये यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। प्रेपरेशन का मेथड जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका आ जाएगा। सो एंड देन आपका फंक्शंस या फिर यूजेस, जो भी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के फंक्शंस एंड यूजेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर टेबल में आपको पूरी की पूरी समरी देखने को मिल जाएगी।
सो यहाँ पे मैं कुछ आपको मेंशन कर देता हूँ क्या क्या इसमें आप इम्पॉर्टेंटली याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना है, अगर सिनोनिम दिया गया है तो वो आपको प्रॉपरली याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने कुछ ही चीज़ें मेंशन की हुई हैं जहाँ पे आपको मेथड का नाम दिया गया है कि किस मेथड से प्रिपेयर होता है, वो मेथड आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन से, ठीक है। बाकी ऑब्टेन कहाँ से होता है ये आप देख सकते हैं। एंड थर्ड चीज़, आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किस चीज़ में सॉल्युबल है, किस चीज़ में इनसॉल्युबल है, ठीक है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल का देखना है। एंड यूजेज में जो आपके मेन यूजेज रहेंगे, ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है। दूसरी चीज़ यूजेज में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो जो मैंने यहाँ पे ब्लू हाईलाइटेड रो ऐड की हुई है, ये कैटेगरी आपको याद रखनी है, ठीक है, कि मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी वे में सिलेबस पैटर्न के ऊपर ही पूछ लिया जाता है, कि जैसे आगे आपको एक्सपेक्टोरेंट का कोई एग्जांपल देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी में, तो आपको सिंपली उसमें से एक एग्जांपल ऐड कर दिया जाएगा एंड वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से एक्सपेक्टोरेंट ड्रग कौन सा है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है, तो वैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये आपका सोडियम क्लोराइड आ गया, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं मेजर इंटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइंस में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में। यहाँ पे ORS है, ORS आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। इसमें एक तो आपको इसकी कंस्टिट्यूएंट्स याद रखना है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें आप एक चीज़ और खुद से सर्च कीजिएगा, WHO के अकॉर्डिंगली जो आपकी ORS की कंपोजिशन रहती है वो, ठीक है, आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिएगा एज़ पर WHO द कंपोजिशन ऑफ ORS इज़, तो आपको WHO की एक PDF मिल जाएगी, वहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिलेगा, उस PDF में ORS की कंपोजिशन उसमें दी गई है, तो वो आप एक बार रीड आउट कर लेना, किस किस क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है, वो आपको इसमें याद रखना है। तो ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। देन आता है आपका डेंटल प्रोडक्ट्स। तो डेंटल प्रोडक्ट्स में कैल्शियम कार्बोनेट किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे डेंटिफ्राइस है, डेंटल क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है, पॉलिशिंग एजेंट है, एंटी एसिड भी यूज़ किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ रहता है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो ये आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। अदर एग्जांपल डेंटल प्रोडक्ट्स में जैसे कि आपका सोडियम फ्लोराइड, जिंक, यूजिनॉल। इसके अलावा एक मैंने आपको इनिशियल क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने डेंटल प्रोडक्ट्स की सारी क्लासिफिकेशन की, उसमें क्या-क्या डलता है, डेंटल सीमेंट डलता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है, डेंटिफ्राइसिस होते हैं, सो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो वहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स भी बताए थे। तो एडिशनली आपको वो एग्ज़ाम्पल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये आपके सिलेबस में एज़ सच मेंशन किए गए हैं, तो मैंने एज़ सच इसको सर्च करके जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया, जो-जो चीज़ें यहाँ पे मुझे मिली हैं। देन नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। इसमें एसिडिफायर्स के एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें आपका स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी दिया गया है, ये सिनोनिम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मल्टीपल टाइम से पूछा गया है, तो ये आपको एक याद रखना है। देन आते हैं एंड दूसरी जो चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल्स की क्लासिफिकेशन बताई, तो वो यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स में आपको एसिडिफायर देखने को मिलेंगे, एंटी एसिड्स देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कैथारटिक्स देखने को मिलेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आप वन बाय वन इनको स्टडी कर लेना। देन आता है आपका एंटी एसिड्स में सोडियम बाइकार्बोनेट किस कैटेगरी में आता है, सो इट इज़ सिस्टेमिक और अब्जॉर्बेबल एंटी एसिड। देन इसमें आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट आते हैं आपके कैथारटिक्स। कैथारटिक्स में आपका मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट इसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट जिसको डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो समटाइम इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम्स आपका पूछ लिया जाता है कि जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में या एप्सम सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो यहाँ पे 7, तो इस वे में आपका पूछ लिया जाता है, यहाँ पे 12 है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। यूजेस तो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, बाकी सिनोनिम्स में आपको मेन फोकस करना है।
इसके अलावा केओलिन, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या इसे कहा जाता है, चाइना क्ले कहा जाता है, बेंटोनाइट है, इसको सोप क्ले कहा जाता है। देन नेक्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबियल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 रहता है एंड ये आपका एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमने देखा था कि ये आपका किस तरीके से यूज़ किया जाता है एज एन इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर के रूप में हमने देखा था कि आपका सेल्फ इंडिकेटर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशंस में इसका यूज़ रहता है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ें भी अपनी रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आपका बोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या इसका यूज़ रहता है, एंटीसेप्टिक है, जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट। फास्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग में ये एज एन एंटीडोट यूज़ किया जाता है। देन हेयर्स को ब्लीच करने के लिए एंड टूथ को वाइट करने के लिए भी आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट इसके यूजेज हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आपका रहता है क्लोरीनेटेड लाइम, फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है CaClO होल 2। बैक्टीरियल एक्शन इसका रहता है, फेसेस, यूरिन एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिसइंफेक्ट करता है। एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट एंड मोस्ट ऑफ द डाइस को डीकलराइज करने के लिए इसका यूज होता है। देन नेक्स्ट है आपकी आयोडीन प्रिपरेशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडीन प्रिपरेशंस। डिफरेंट जो आपकी आयोडीन प्रिपरेशंस हैं वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजेज तो हमने देख लिया था, आयोडीन का क्या यूज़ है, डेफिशिएंसी से क्या कोज होता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। यहाँ पे जो हमें देखना है जैसे कि आयोडीन है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय हीटिंग पोटेशियम आयोडाइड एंड और सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इधर पोटेशियम आयोडाइड को हीट करेंगे या फिर सोडियम आयोडाइड को हीट करेंगे, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर विद MnO2 के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी इसका कलर इंपॉर्टेंट है, वायलेट या फिर ब्लूइश ब्लैक इसका कलर रहता है। विटरी पंजेंट टेस्ट रहता है, ठीक है। सो टेस्ट जहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने वैसे मोस्ट ऑफ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो जिस भी कंपाउंड में आपको कोई स्पेसिफिक टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर स्पेसिफिक कलर देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो प्रिपरेशन, आयोडीन प्रिपरेशन है वो आपकी है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको लिगोल्स सॉल्यूशन भी कहा जाता है। एंड इसकी कंपोजिशन आपको याद रखनी है, इट इज़ 5% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन रहती है एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड रहता है, Ki रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका वीक आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको आयोडीन टिंक्चर कहा जाता है। इसमें 2% आयोडीन एंड 2.5% पोटेशियम आयोडाइड, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है क्वेश्चन में। देन आपका स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन रहता है, जिसमें 10% आयोडीन रहता है एंड 6% पोटेशियम आयोडाइड रहता है। देन टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसकी कंपोजिशन आपको याद रखनी है, 2% आयोडीन एंड 2.4% पोटेशियम आयोडाइड। पोविडोन, ठीक है, पोविडोन है जिसको पोविडोन आयोडीन कहेंगे हम। इसमें कितना आयोडीन प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स। तो इसमें 9 to 12% आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। देन आते हैं आपके एक्सपेक्टोरेंट, दो एग्जांपल है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सो पोटेशियम आयोडाइड आपका एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ किया जाता है एंड इसमें भी आपको बाकी चीज़ें सारी याद रखनी है, ठीक है। जैसे कि ये कैसे प्रिपेयर होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करके जो है वो ये प्रोड्यूस होता है। डार्क ब्राउन सॉल्यूशन जो है वो ये देता है विद आयोडीन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जा सकती है, ठीक है। एंड ये जो आपका डार्क ब्राउन सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, इसमें पोटेशियम ट्राइआयोडाइड प्रेजेंट होता है। बाकी एज एन एक्सपेक्टोरेंट जो इसमें मेन यूज़ दिया गया है, ये तो आपको डेफिनेट याद रखना है, ठीक है। बाकी अदर आप इसमें याद रख सकते हैं। देन आपका अमोनियम क्लोराइड है, तो ये आपका हाइग्रोस्कोपिक है, ये आपका सोलवे प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रिपेयर होता है, तो ये भी यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कफ मेडिसिन में एक्सपेक्टोरेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट्स, नाइट्रोजन का सोर्स रहता है फर्टिलाइजर में, हेयर शैम्पूज एज थिकनिंग एजेंट, ठीक है, थिकनिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है हेयर शैम्पूज में। तो ये डिफरेंट यूजेज हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है एमेटिक्स, एमेटिक्स में आपको कॉपर सल्फेट याद रखना है, जिसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है, ठीक है। ये आपका सिनोनिम आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें सेम आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम, ठीक है, जिसको वोर्डिक्स मिक्सचर कहा जाता है। सो ये आपका यूज़ किया जाता है एज अ फंगीसाइड,
ठीक है। सो यहाँ पे इस मिक्सचर का नाम है, ठीक है, नाम दिया गया है, तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक नाम आता है तो वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो वॉर्डिक्स मिक्सचर किसे कहा जाता है? तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट विद लाइम, ठीक है। तो ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट रखना है याद। देन आता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी अल्टरनेटिव नेम रोशेल सॉल्ट इसे कहा जाता है, एंड प्रीवियस 2019 वाले में भी ये पूछा गया था। एज ए लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है एंड द सिल्वरिंग मिरर्स के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। बाकी हेमेटोनिक्स आपको याद रखने हैं, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल कहा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन इसके हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी एज अ हेमेटोनिक यूज़ किया जाएगा, जनरल चीज़ है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट में डाई फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता है, डाई फैब्रिक्स के लिए एंड लेदर को टैन करने के लिए। फेरस ग्लूकोनेट सिंपल है, आयरन सोर्स रहता है एनीमिया की ट्रीटमेंट में, ठीक है। येलोइश ग्रे फाइन पाउडर है, वर्न्ट शुगर लाइक इसका ऑर्डर रहता है, वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है अल्कोहल में, सेम चीज़ें अदर के लिए आप याद रख सकेंगे। देन नेक्स्ट है पॉइजन्स एंड एंटीडॉट्स। पॉइजन्स एंड एंटीडॉट्स में आपको क्या क्या याद रखना है? 3 कंपाउंड है, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। किसकी पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है? एक इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल है, ये आपका यूनिवर्सल एंटीडॉट में भी रहता है एक्टिवेटेड चारकोल। सो ये आपका इमरजेंसी एंटीडॉट है इन मैनी पॉइजनिंग, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। देन आपका सोडियम नाइट्राइट रहता है NaNO2, जिसको नाइट्रस एसिड या फिर सोडियम सॉल्ट भी कहा जाता है, एंड ये आपका साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है इन कंजुगेशन विद सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद है हमारे एस्ट्रिंजेंट्स के एग्जांपल। सो एस्ट्रिंजेंट्स में क्या क्या आपका रहेगा? सो एस्ट्रिंजेंट्स में आपका आ जाता है, एक तो कंपाउंड है आपका जिंक सल्फेट, दूसरा है आपका पोटैश एलम, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना है, इन दोनों का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। देन इसके अलावा आप क्या इसमें याद रखेंगे, ठीक है। एक तो एस्ट्रिंजेंट इसका यूज़ रहेगा ही, एस्ट्रिंजेंट के अलावा क्या इसका यूज़ रहता है? तो जिंक सल्फेट जब इसको इंटरनली यूज़ किया जाता है, ये आपका एज एन एमेटिक यूज़ किया जाता है, एंड इसकी प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एक्टिविटी भी रहती है, एंड ये आपका एस्ट्रिंजेंट के साथ साथ एंटीसेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड की तरह एक्ट किया जाता है, एंड ऑल्सो हैव प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिमिलर से इसके यूजेस रहते हैं। बाकी इसका स्पीड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रहता है, ठीक है। वहीं पे जिंक सल्फेट जो है वो इसका मटेलिक टेस्ट रहता है, यहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड ऐसे ही जो अभी हमने पीछे किए हैं प्रीवियस कंपाउंड, उसको भी आपको डेफिनेटली याद रखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल ओवरव्यू आपको एक दे दिया है, तो बाकी आप पीडीएफ से खुद इसको रीड आउट करेंगे, तब आपकी अच्छे से रिवीजन होगी, अच्छे से आप उसको रिकॉल कर पाएंगे, सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अभी नेक्स्ट चीज़ जो इसमें मैंने ऐड की है आपके लिए, वो है नेम्स, सिनोनिम्स एंड फार्मूलाज। ये मैंने सेपरेटली आपको इसमें यहाँ पे ऐड की हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने 3 ही चीज़ें याद की हैं, नेम, सिनोनिम्स, अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, एंड फार्मूला क्या है, ठीक है। फार्मूला भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे वाइट विट्रोल है, जिंक सल्फेट, जो सिमिलर नाम वाले हैं वो मैंने एक साथ कर दिए हैं, जैसे कि वाइट विट्रोल, ग्रीन, ब्लू, सो जिंक, फेरस एंड कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्विक लाइम है, स्लेट लाइम है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ठीक है। इसमें आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं या सेम वे में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अल्फ़ाबेटिकली याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे W एंड Z, इनका जो रिलेशन है वो काफ़ी आस-पास है, ठीक है। जैसे WXYZ, ठीक है, 2 वर्ड छोड़ के जो है वो ये आ जाता है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि ये जिंक सल्फेट है। ग्रीन विट्रोल है, तो ये G एंड F से आप याद रख सकते हैं कि साथ-साथ में टर्म्स हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। BC है, तो BC भी आपके साथ-साथ में है, तो उस वे में इसको आप याद रख सकते हैं। देन यहाँ पे बेकिंग सोडा है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम यहाँ पे कॉमन है, तो आप अदर उससे जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें आप एक याद रख सकते हैं, जैसे बेकिंग है तो B फॉर बेकिंग, B फॉर बाइकार्बोनेट, इससे आप याद रख सकते हैं। कॉस्टिक है, तो यहाँ पे आपको जो बाकी 2 सोडास बच गए हैं उसमें आपको ऑपोजिट याद रखना है, ठीक है। अगर C है तो C का आंसर C नहीं होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट, तो C का आंसर क्या होगा? H से होगा, हाइड्रोक्साइड होगा।
वॉशिंग का जो आपका बच गया वो आपका सोडियम कार्बोनेट रहेगा। ठीक है, ऐसे आप एक तो आपको बी से बी वाला तो हो ही गया, ठीक है, सी से सी वाला नहीं होगा, दूसरा वो, एंड तीसरा आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो कोई भी आप 2 याद रख लीजिए, तीसरा आपका ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा। देन आपका प्रेसिपिटेटेड चौक जिसको सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कॉस्टिक पोटाश है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट डिस्कस कर लिया हमने। ग्लोवर सॉल्ट, सोडियम सल्फेट। देन आपका रोशल सॉल्ट है जो कि आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। रिंगर्स इंजेक्शन है, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है। यूसोल है, सो इट इज़ क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। आयोडीन टिंचर है, तो ये वीक सॉल्यूशन रहता है आयोडीन का। लिगोल सॉल्यूशन है, एक्कोसाइडिन सॉल्यूशन है। ड्राई आइस है, ड्राई आइस सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। देन आपका टार्टर एमेटिक है जो कि एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट रहता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर है, दैट इज़ क्लोरिनेटेड लाइम। लाफिंग गैस है, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। कैलोमेल है, मर्क्यूरस क्लोराइड। एलम है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। कोरेंडम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोरेक्स है, सोडियम टेट्राबोरेट। वेंटोनाइट है, सोप क्ले। एंड मेडल सॉल्ट या फिर ग्राहम सॉल्ट है, सोडियम मेटाफॉस्फेट। सो ये आपके डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, अलॉन्ग विद फॉर्मूला आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये जैसे जैसे अगर आप खुद से रिवाइज करेंगे, खुद से रीड करेंगे 1-2 बार, तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसको याद रखने के लिए, ठीक है। सो इसी के साथ में हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। काफ़ी मल्टीपल डेज़ के बाद में ये वीडियो अपलोड की गई है। आने वाली वीडियोज़ में ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी बना करके आपके लिए अपलोड करूँ। सो या सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको प्लेलिस्ट का लिंक एंड प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं। सो या एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एग्ज़ाम से पहले पहले इस इन पर्टिकुलर वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।